नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनावी नतीजे पलटने का जो खेल है, और जब से राहुल गांधी ने देश को इस खेल को बताया है, समझाया है, तभी से बीजेपी और चुनाव आयोग पूरी तरह से सकपका गए हैं, डर गए हैं। अपनी खिसियात मिटाने के लिए दोनों ही, यानी बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि अकेले राहुल गांधी को नहीं, बल्कि उनके साथ इंडिया गठबंधन के सारे दलों के नेताओं को भी कटघरे में लाना होगा, और उसके बाद ही चुनाव में गड़बड़ी का सवाल थमेगा। और ये थमेगा कि नहीं थमेगा, ये भी देखना होगा, क्योंकि जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं उसके जवाब चुनाव आयोग दे ही नहीं पा रहा है। इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से एफिडेविट की मांग कर रहा है, शपथ पत्र की मांग कर रहा है, और इस बीच राहुल गांधी ने एक वेबसाइट ही लॉन्च कर दी है ताकि वोट चोरी का यह खेल जनता अच्छे से खुद देख ले, समझ ले और उसमें भागीदार भी बने, यानी कि वोट चोरों से कैसे बचाना इस देश को, उसका भागीदार बने। राहुल गांधी ने आज एक वेबसाइट लॉन्च की है वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम के जरिए, votechori.in। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इसमें राहुल गांधी। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए, प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। वोट चोरी, वोटर चोरी, आप समझ सकते हैं, मतदाताओं के जो मत हैं उनको चोरी करना, और इसको रोकने के लिए राहुल गांधी ने एक जो मुहिम छेड़ी है उसके तहत आज इस वेबसाइट को भी लॉन्च कर दिया, votechori.in। इस वीडियो में राहुल गांधी ने जनता से अपील की है कि वो इस मुहिम में जुड़ें। जाहिर है कि राहुल गांधी की ये अपील काम करेगी, क्योंकि यहां जनता के हक की ही बात है। उधर कल फिर से संसद में वोट चोरी और एसआईआर जो बिहार में है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष पहले से संसद परिसर में एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन करता रहा है। अब तक इंडिया गठबंधन के सांसद संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करने की योजना बना रहे हैं, और इस मार्च का नेतृत्व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे, और इसमें अलग अलग विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स जो हैं, यानी सांसद, वो शामिल होंगे, और ये कल सुबह होगा। आप जानते हैं कि विपक्ष ने बिहार में चल रहे एसआईआर को वोट चोरी करार दिया है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश बताया है। उनका दावा है कि यह प्रक्रिया खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लगभग 65 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का जो प्रयास है, जिसे वो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला मानते हैं। विपक्ष ने तो बाकायदा मांग की है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन उपलब्ध कराए। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसने इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी 6 अगस्त को, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया है। कल ही चुनाव आयोग ने एक एफिडेविट दिया है, हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि वैधानिक व्यवस्था के अनुसार ड्राफ्टेड वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए लोगों के नामों की कोई अलग सूची तैयार करना या उनके साथ ऐसी कोई लिस्ट साझा करना या किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को भी ड्राफ्टेड लिस्ट में शामिल नहीं करने के कारणों को प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है, उसकी बाध्यता नहीं है चुनाव आयोग को। आसान शब्दों में आपको कहूं तो चुनाव आयोग ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी मनमानी चलाई है। शायद इसीलिए आदित्य ठाकरे ने सवाल भी किया है कि क्या चुनाव आयोग खुद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझता है या खुद सुप्रीम कोर्ट समझने लगा है चुनाव आयोग। आज तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी की तरह बिहार में मतदाता सूची की गड़बड़ी पकड़ी है। दोस्तों, एक तो लाखों मकानों के नंबर जो हैं हाउस नंबर 0 या 0/0 लिखे हैं। दूसरे, कई वोटर्स का एक ही पता है, एक ही मकान, एक ही पता, और एक नहीं कई ऐसे लाखों की संख्या में हाउस नंबर 1 0/0। आखिर यह हो क्या रहा है? तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिए जरा इस मसले पे क्या कह रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग डेटा है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध हम करा देंगे। बिहार में 3 लाख घरों, कितना
बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है, या कोई सुझाव दे रहा है, तो सुन रहे थे आप, यहां पे साफ साफ कह रहे हैं कि विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है, सुझाव दे रहा है, तो उसको सुनना चाहिए, मानना चाहिए। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और इसके अलावा एक ही व्यक्ति के 2 वोटर ID कार्ड, यहां लाखों में 0/0 0000000 ऐसे मकान नंबर हैं। और इसके अलावा एक ही व्यक्ति के 2 वोटर ID कार्ड भी हैं। जैसे खुद बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के 2 वोटर ID कार्ड। इस पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं, जरा वो भी सुनते हैं। और चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं तेजस्वी यादव ने। बिहार में बवाल मचा हुआ है SIR को लेकर, वैसे में और हमेशा सत्तारूढ़ दल के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जो हमलावर रहे, विपक्षी नेताओं के ऊपर हमलावर रहे, वही अब अगर कटघरे में हैं तो यहां बात जो है दूर तक जा चुकी है। खेला हो चुका है बिहार में। जरा सुनते हैं तेजस्वी यादव इस मसले पे क्या कह रहे हैं। जब बिहार के ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा 2 वोटर ID कार्ड रखते हों, तो फिर दूसरों के क्या कहें? सुनिए जरा। यह आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। अब एक बार वो भी दिखा दो, लखीसराय वाला भी। बहुत मासूम है। हाँ, बहुत मासूम है। तो आपको तब तक आता है, थोड़ा 1 मिनट लगता है इंटरनेट वगैरह आने में। तो ये 2 अलग अलग जिलों में है, 2 अलग अलग EPIC नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है। और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका EPIC ID नंबर है, आप सब लोग लिख सकते हैं, IAF 3939337। और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका EPIC ID है AFS 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या
757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहा है इनका, और दोनों देख लीजिए। बांकीपुर वाला में तो यहां सुन रहे थे, कुल मिलाकर यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दो एपिक कार्ड, दोनों वोटर आईडी कार्ड के नंबर अलग अलग हैं। एक वोटर आईडी कार्ड जो है उनका वो लखीसराय से है और दूसरा वोटर आईडी कार्ड जो है वो है पटना के बांकीपुर विधानसभा से, यानी दो अलग अलग, उधर मुंगेर लखीसराय और इधर पटना बांकीपुर, इन दोनों जगहों से बिहार के उप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा अगर दो कार्ड रख रहे हैं तो इसके क्या मायने हों। यही बात यहां कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद ने भी कहा है कि क्या आपराधिक मामला दर्ज होगा इस मसले पे, और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने भी बाकायदा विजय सिन्हा का इस्तीफा ही मांग लिया है। अब बीजेपी और चुनाव आयोग इस गड़बड़ी पर भी लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए के नेता भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ही गलत दिखाने में लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी का वेबसाइट लॉन्च करना, कल संसद से लेकर चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन का मार्च, 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा और कांग्रेस की देश भर में वोट अधिकार रैली, इन सब के बीच क्या विपक्ष के आगे टिक पाएगी बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच जब एसआईआर की बात है तो एक और भी बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा चुके हैं शुरुआत में ही, खबर यही कि जब 65 लाख लोगों के नाम आपने काट दिए चुनाव आयोग महोदय, चुनाव आयुक्त महोदय कह लें तो ज्ञानेश जी, लेकिन काटने के बाद किनके नाम काटे गए हैं ये जब मांगा गया एडीआर की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हलफनामा दीजिए आप उसमें बताइए, तो उस हलफनामे में साफ साफ कह दिया है, चुनाव आयोग ने कल शाम को जो हलफनामा दिया है उसमें कह दिया है कि हम ऐसी सूची नहीं देंगे, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं, हमको कोई इसकी बाध्यता नहीं है कि कोई रोक दे, कोई कहे कि नहीं आप दिखाइए, आप दीजिए, और अगर देना है तो बिना एपिक कार्ड के वो नंबर, वो सूची दे रहे हैं, बिना नंबर के दे रहे हैं, एपिक नंबर के, आइडेंटिटी कार्ड नंबर के बिना, यानी गड़बड़ तो है, खेला हो रहा है। और इसी खेल को उजागर करने की कोशिश इधर राहुल गांधी और उधर तेजस्वी यादव। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो सब आप जान रहे हैं, लेकिन अब इसके अलावा आने वाला जो सप्ताह है, यानी कल से जो शुरुआत हो रही है, बहुत ही धमाकेदार शुरुआत होगी, आप जान लीजिए, क्योंकि कल का दिन पूरा का पूरा इन्हीं मसलों पे, और परसों मंगलवार जहां सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिमांड किया गया, एक भी डिमांड फुलफिल नहीं की गई है इधर से चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कॉग्निजेंस लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर चुनाव आयोग को कोई डायरेक्शन देगा, कोई फैसला सुनाएगा इसके खिलाफ? ये सब कुछ हम देखेंगे, चर्चा करेंगे और ये आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात कि कैसे फंसा हुआ है चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में, कैसे बिहार में खेला हो गया है और उसके बाद फंस चुकी है बीजेपी, इन सब पे हम अब अपनी पैनी निगाह डालने की कोशिश करते हैं हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के जरिए। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए 5 वरिष्ठ साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी, प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी कुछ दिनों पहले बिहार में थे और बिहार में इन्होंने एक शानदार सर्वे किया, उस सर्वे को भी हमने आप लोगों तक पहुंचाया था। और उसके अलावा जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी उसी दौरान की बात है दोस्तों, और उस पूरी प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देख के आए हैं। लेकिन यहां 0/0 एक आदमी के, वो भी वीवीआईपीज के, दो एपिक कार्ड वाले नंबर वाले, दो नंबर एपिक नंबर वाले कार्ड, वोटर कार्ड, आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है प्रेम कुमार जी? अगर आप जाते हैं उधर बेंगलुरु जाते हैं वहां भी वही हाल, बिहार जाते हैं वही हाल, दिल्ली और कोलकाता या किसी दूसरे राज्य में जाएंगे वहां भी वही हाल होगा। आप याद कीजिए कोलकाता का जब मैं जिक्र किया हूं, हमारे साथी प्रफुल्ल जी वहीं से जुड़े हुए हैं कोलकाता से ही, लेकिन कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा था, यानी ममता बनर्जी ने,
कि एक ही एपिक कार्ड नंबर वाले एक ही एपिक नंबर वाले कई मतदाता हैं। 8,000 से ज्यादा मतदाताओं को का नाम उजागर किया गया था वहां से। तब इसने कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि ऐसा नहीं है, हर राज्य में अलग अलग नंबर वाले होते हैं वोटर। तो कैसे यहां पे आदित्य श्रीवास्तव जो है वो 4 अलग अलग राज्यों में एक ही एपिक कार्ड से वोटर बन जाता है। लखनऊ में भी बन जाता है, मुंबई में भी बन जाता है, अब बेंगलुरु में भी बन जाता है अलग अलग। और ऐसे ही कैसे 2 एपिक कार्ड वाला 2 अलग अलग एपिक नंबर वाला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी का चहेता, नरेंद्र मोदी का चहेता, वो 2-2 कार्ड रखता है। अब तो यह भी पता करने की जरूरत है क्या 2-2 जगह जाके वोट दिए हैं, ये पता करवाने की जरूरत है। बड़ी मुश्किल हो गई है आजकल। अब हो यह रहा है कि चुनाव आयोग जिन जिन चीजों को उजागर हम लोग कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, वो उन चीजों पे उसको ढकने की कोशिश और बिल्कुल ताला लगा दे रहे हैं कि अच्छा इस दरवाजे से आए थे चलिए इसको बंद, अगले से आए थे उसको बंद, अगले को आए उसको बंद, यही किया जा रहा है। लेकिन कब तक और कहां तक, प्रेम कुमार जी? जी जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, राहुल गांधी ने जो आंकड़े लाए, दस्तावेजों को खंगाला, उसका जो तरीका अपनाया, वो तरीका चुनाव आयोग ने सोचा अब इसको कैसे रोका जाए आगे और इस तरह से फाइंडिंग नहीं हो पाई। वो तरीका क्या था? राहुल गांधी ने उस डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करके एक जगह इकट्ठा कराया। डिजिटाइज कई तरीके से हो सकता है, या तो पीडीएफ को आप डायरेक्ट भी करके कर सकते हैं, उसका इमेज बना करके भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें की। अभी मैं आपको कल की ही बात बता रहा हूं, बिहार में जो इलेक्टोरल रोल दिख रहा है, ड्राफ्ट रोल और तरह तरह से 2-3 किस्म के रोल, तो उसमें से मैंने एक जिले में जा करके उसको फॉरबिसगंज का एक इलाका, उसका मैंने एक फाइल डाउनलोड की। फाइल डाउनलोड करने के बाद मैंने ग्रोक 4 ले रखा है। ग्रोक 4 2600 रुपया महीना देना पड़ता है, लेकिन उसमें आप किसी फाइल को डाल करके उसका पूरा डिटेल ले सकते हैं। तो मैंने उसको लेने की कोशिश की, तो ग्रोक ने जवाब दिया कि ये फाइल जो है हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, कृपया इसका टेक्स्ट आप हमें बताइए तो हम आपके उस प्रश्न का जवाब देंगे। मेरा प्रश्न ये था कि इसमें से कितने मतदाता हैं जो एक ही नंबर पर, एक ही घर पर 10 से ज्यादा लोग एनरोल हैं, ऐसे घर का पता बताइए, यही था हमने पूछा। तो ग्रोक का आंसर यही था कि हम इसको रीड नहीं कर पा रहे। अब ये बात समझ रहे हैं? आज सारे अखबारों में सब जगह, और आप भी खबर बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एक ऐसा फॉर्मेट अपलोड कर दिया है जिसको आप पढ़ नहीं सकते, मशीन रीडेबल नहीं है। तो हमारे पास जो सबसे आसान तरीका था कि राहुल गांधी जी ने तो फिजिकली वो काम किया, हम तो ग्रोक से कर सकते थे। हर फाइल को कम से कम एक कंस्टिट्यूएंसी का 2-3 आदमी मिलके कर लेते। उस ऑप्शन को भी इन्होंने खत्म कर दिया। क्या डर है? हम जान जाएंगे कि एक पते पर 10 से ज्यादा आदमी एनरोल है, ऐसे कितने घर हैं, ऐसे कितने पते हैं, यही तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हम जान सकते थे, लेकिन अब हम नहीं जान सकेंगे। आखिर चुनाव आयोग क्यों छिपाना चाह रहा है, क्यों नहीं बताना चाह रहा है? इसमें हम क्या उनसे चोरी कर लेंगे? हम तो उनका ही मार्गदर्शन ही करेंगे, देश के नागरिक। आप चोरी नहीं करेंगे, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। आप चोरी थोड़ी कर रहे हैं, आप उनसे थोड़ी कुछ ले रहे हैं, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पाने के लिए 25 सीटों की जरूरत थी। 25 सीटें लाने के लिए जो तिकड़म हो सकता था वो कर लिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एसआईआर में आप जो डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं 11 डॉक्यूमेंट्स, उसमें आप 3 और जोड़ दीजिए, जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और राशन कार्ड। चलिए राशन कार्ड को आपने छोड़ भी दिया, आधार और वोटर को जोड़ दीजिए। आप आधार को नहीं जोड़े, अभी तक नहीं जोड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना आपने की, आप नहीं जोड़े। आपने यह कहा कि बहुत संख्या में, भारी संख्या में विदेशी मूल के नागरिक मिले हैं, विदेशी नागरिक बिहार में मिले हैं। एक का भी आपने पता नहीं बताया, एक भी आइडेंटिफाइड विदेशी नागरिक आप लेके नहीं आए। उसके बाद यानी सिर्फ और सिर्फ शिगुफा,
सिर्फ ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि यहां सब गड़बड़ है इसलिए हम एसआईआर कर रहे हैं, यहां गड़बड़ है एसआईआर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप गड़बड़ी दूर कर दीजिए। उप मुख्यमंत्री जी दो दो कार्ड क्यों रख रहे हैं, यह बता दीजिए। घर का पता आप पूरा क्यों नहीं लिख रहे हैं? जो वोटर कार्ड है, जो बिना फोटो के वोटर कार्ड कैसे बन रहे हैं? और जब मांगे जा रहे हैं, वो लिस्ट मांगी जा रही है, तो आप उसमें छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? आप एपिक नंबर क्यों हटा रहे हैं? आप स्कैंड कॉपी दे रहे हैं और उसको रीडेबल नहीं है, मशीन रीडेबल क्यों नहीं है, डिजिटली क्यों नहीं है वो? ये सारे सवाल तो आते हैं प्रेम कुमार जी। जी, और इसमें जो आपने बात बताई उसी में, जैसे एपिक नंबर एक व्यक्ति के पास दो या दो हो सकता है का मतलब कि किसी ने स्थान बदला, पता बदला, किसी कारण से उसके पास दो हुआ, तो एक जो है मिटाना हटाना ये एक जिम्मेदारी होती है, उसमें व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी हो सकता है ये व्यक्ति की गलती से मान लिया जाए, लेकिन एक एपिक कार्ड पर एक से अलग अलग व्यक्ति जिसकी संख्या मोर देन 100 हो जाए, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ, इसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए वो व्यक्ति का समूह, चोर समूह जिम्मेदार है, जो एक एपिक आईडी पर 100 से ज्यादा आदमी के नाम बनवा रहा है, या 100 से ज्यादा आदमी को एक ही एपिक आईडी पर इनरोल कर रहा है। तो ये इनरोल कोई स्वतंत्र आदमी नहीं कर सकता। बीजेपी चाहे तो कर लेगी क्या बिना चुनाव आयोग के? नहीं कर सकती। इसमें चुनाव आयोग शामिल है। जब ममता बनर्जी ने यह बताया था, तब चुनाव आयोग ने कहा कि ये राज्य में भी अलग अलग आयोग हैं चुनाव आयोग की, इस वजह से ऐसा हो गया। अरे ऐसा हो गया या जो हुआ क्रिमिनल हुआ, क्राइम हुआ, क्रिमिनल एक्ट है ये। तो आप दो एपिक कार्ड तेजस्वी यादव के हो सकते हैं, विजय सिन्हा के भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंडिविजुअल की एक लापरवाही हो सकती है कि हमने पुराना वाला नहीं मिटाया और अगला वाला हुआ। तो ये इसके लिए भी चुनाव आयोग का दायित्व है कि बिना पिछला मिटे हुए नहीं अगला कैसे एपिक आईडी दे दिया गया। इसके लिए व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना मेरे ख्याल से सही नहीं है, चाहे विजय सिन्हा हो चाहे तेजस्वी यादव हो। लेकिन हाँ, एक दो अलग अलग एपिक आईडी है, अगर विजय सिन्हा जी का दो अलग अलग एपिक आईडी है, तब फिर तो सोचना पड़ेगा क्या ये चुनाव आयोग को छिपा करके दो अलग अलग एपिक आईडी बनाए जा रहे हैं। तब ये व्यक्ति हो सकता है कि दो जगह से चुनाव मतदाता में रहना चाहते। ये इन बातों को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि किसकी गलती कितनी दूर तक। और सबसे ज्यादा गलती चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बताने से मना कर दिया कि भाई हम 65 लाख लोगों को डिलीट करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। क्या तुम्हारे घर की खेती है? क्या घर की खेती है कि हम जहां जो चाहेंगे उपजा लेंगे, जो चाहेंगे छिपा लेंगे, जिसको चाहेंगे बेचेंगे, जिसको चाहे घर में। मतलब ये पता ही नहीं है प्रेम कुमार जी, ये पता ही नहीं कि आपका नाम है या नहीं है, मेरा नाम है या नहीं है। हमको बताएंगे भी नहीं, हमारा नाम हटा देंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना। बिल्कुल, हम संबंधित व्यक्ति को भी नहीं बता रहे कि आपका नाम डिलीट किया गया है। और बता क्या रहे हैं? आप मर गए हैं, आपने पता बदल लिया है, आपने स्टेट छोड़ दिया है, आपके स्टेट छोड़ने की प्रवृत्ति स्थायी है। अरे तुम कौन होते तय करने वाले? स्थायी है किसके कहने पर तय कर लिया? हम बाहर में नौकरी करेंगे, गुजरात में नौकरी करेंगे, कमा करके हम साल में एक बार घर आएंगे, अपने घर को पालेंगे, अपने परिवार को पालेंगे। इसमें क्या मेरा वोट करने का राइट छीन लोगे क्या? ये बड़ा सवाल बिहार के लोगों के सामने खड़ा हो रखा है कि हम क्या बिहार से बाहर जाकर नौकरी ना करें? इसके लिए हमारा क्या मतदाता पहचान पत्र छीन लिया जाएगा? हमें क्या वोट देने से वंचित कर दिया जाएगा? वोट देना इस देश का सबसे बड़ा अधिकार है। भाई अमीर हो गरीब हो, हमेशा से संभ्रांत वर्ग चाहता रहा है कि हमको विशेष रूप से एक से अधिक वोट देने का दर्जा हो। अरे मैं तो डॉक्टर हूं, मेरा वोट क्या एक रिक्शा वाला के वोट के बराबर होगा? एक डॉक्टर को 3 वोट देने का अधिकार होना चाहिए, रिक्शा वाला को तो एक क्या आधा भी कर दो। ये सारी सोच भी हमारे देश में रही है, लेकिन इस सोच के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, तमाम नेताओं ने ये रखा कि नहीं, इस देश में जो वोटिंग राइट होगी सबके लिए बराबर होगी। आज वही वोटिंग राइट को छीना जा रहा है। ये कांग्रेस की लड़ाई थोड़े है कि राहुल गांधी बोलेंगे तब हम लड़ेंगे।
ये हर आदमी की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, अपने वोट अधिकार बचाने की लड़ाई है, और वो छीन रहा है जिसका दायित्व है हमारा वोट, हमारे वोट की रक्षा करने का। जो चुनाव आयोग आज तक 100% लोगों को एनरोल नहीं कर सका, वो चुनाव आयोग मिटा रहा है, हटा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे चुनाव आयोग को। आप सबके सब 100% एनरोल क्यों नहीं करते उन लोगों को? 75 साल हो गए आजादी के, आप सबको एनरोल नहीं कर सकते? सबका आधार कार्ड बन सकता है तो सबका मतदाता सूची में एनरोलमेंट नहीं हो सकता क्या? यहां पर चेहरा दिखाने के बजाय यहां चेहरा छिपाते हैं, और चेहरा कहां दिखा रहे? हम आपका वोट काट लेंगे, इसके लिए चेहरा दिखा रहे। क्या इसीलिए हमने आपको सशक्त बनाया है? क्या इसीलिए हमने आपको संवैधानिक संस्थान का, स्वायत्त संस्थान का दर्जा दिया है? जनता ने दर्जा दिया है। जनता को आप काट करके ये काम, उसके अधिकार को काट करके ये काम आप अपना वजूद जो है आप बचाए नहीं रख सकते। इसलिए ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट को अब लेना चाहिए, उनके सामने कोर्ट में है। अगर न ईसीआई सुनेगा, न सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, तो क्या रास्ता रह जाएगा इस देश के पास? ये अपोजिशन की पार्टीज को तो उनका दायित्व और कर्तव्य बोल करके छोड़ दिया जाएगा कि वो तो विरोध करते ही रहते हैं, लेकिन सुनेगा कौन? जब सुनने वाली शक्तियां खत्म हो जाएंगी, तब इस देश को बांग्लादेश बनने से कोई रोक नहीं सकता है। राजीव जी, कोई रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे बहुत एक अलग दिशा में जाता हुआ पूरा का पूरा अपना लोकतंत्र, और उसमें सबसे बड़ी बात कि इस लोकतंत्र को जिंदा रखने का सबसे बड़ा काम जो है वो चुनाव आयोग का है, क्योंकि वोटिंग के जरिए हम यहाँ पर अपनी सरकार चुनते हैं। हर मतदाता इस देश का एक हिस्सेदार होता है, इस सरकार का हिस्सेदार होता है, वहां तक उस कुर्सी तक पहुंचाने का हिस्सेदार होता है। लेकिन मतदाताओं के नाम अगर आप काट देंगे, वोटर्स को अगर अलग कर देंगे, बिना बताए हुए अलग कर देंगे, तो फिर आखिर होगा क्या? 140 करोड़ की जनसंख्या है, लगभग 100 करोड़ वोटर्स हैं, ये आंकड़े बता रहा हूं। 96 करोड़ वोटर्स के, 98 करोड़ वोटर्स के नाम आए थे, आंकड़ा आया था जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, प्रशांत टंडन जी आपको याद होगा। और ऐसे में अगर 96 करोड़ यानी लगभग 80% लोग जो हैं, 75% लोग जो वोट देने के काबिल हैं, उसमें से काट दिए जाएं। आज तो बिहार का मामला है, कल को किसी और राज्य, पूरे देश में लागू करना है इसको अगले साल, यह भी चुनाव आयोग कह रहा है। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चोरी मत कीजिए, न चोरी होने दीजिए। जो कुछ हो रहा है इसमें बहुत चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, बहुत कुछ अलग अलग ढंग से। और विजय सिन्हा जैसे कई और, सिन्हा साहब, कई और श्रीवास्तव जी, कई और सिंह साहब, और कई ऐसे लोग होंगे जो इस खेल में होंगे, जानबूझ के होंगे, प्रशांत जी, जानबूझकर होंगे। अब अभी इसने, राहुल गांधी ने जब खुलासा किया है वहां का, बेंगलुरु का जो खुलासा हुआ है, जो 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जो फर्जी वोटों का, जो 1,250 फर्जी वोटों का जो पूरा का पूरा डिटेल्स दिया है, उसके अब आंकड़े आ रहे हैं, उन सबको देखिए तो पन्ने पलटते जाइए, पलटते जाइए, पलटते जाइए, पूरा फर्जीवाड़ा है, पूरा का पूरा। तब समझ में आता है कि इसके लिए तो ठेकेदारी चलती होगी। जो शरद पवार कह रहे थे कि 2 लोग उनके पास आए, बोले 160 सीटें हम जितवा देते हैं। तो यहां तो है कि आपको चुनाव लड़ना है तो जेब में पैसे रखिए, और जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो जीतेगा, यही मान लिया जाए, और ये फर्जीवाड़ा चलता रहेगा। आप वोट देंगे नहीं देंगे कोई पता नहीं। एक परिवार के 2 सदस्य वोटर हैं, तो एक इस कोने में वोट डालने जाता है, दूसरा उस कोने में वोट डालने जाता है। हम लोग कई बार देख चुके हैं। दोनों के एक ही इलेक्शन सेंटर जो होना चाहिए, पोलिंग सेंटर, क्यों नहीं होता है? क्यों अलग अलग हो गए हैं? तो फर्जीवाड़ा की तो हद हो चुकी है ना प्रशांत टंडन जी। जी, और जो अलग अलग होते हैं ये मुसलमानों के ही होते हैं ज्यादातर। आप याद कीजिए, रामपुर में क्या, उत्तर प्रदेश के रामपुर में क्या हालत हो गई थी। आप वोटर कार्ड लेके जा रहे हैं, तब भी आपको महिलाओं को, पुरुषों को, जो मुस्लिम थे उनको अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा था। सारे विजुअल्स आए थे चुनाव वाले दिन, हम लोग दिखा रहे थे। पुलिस कहां रोकेंगे? पुलिस मिली हुई। देखिए, अब इसको राजीव जी बहुत माइक्रो डिटेल हम लोग कहीं जिनसे डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत सी डिटेल आपने बता दी। आगे हम प्रेम कुमार जी ने बताया बहुत डिटेल, बहुत सी डिटेल खबरों में, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जरा ओवरऑल इसका पॉलिटिकल सिनेरियो समझते हैं कि क्या
इसका जो है लबो लबाब क्या है आज की तारीख में। तो पहली बात तो यह है कि बिहार जीतने की जिद में, कैसे भी बिहार जीतने की जिद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी जीतने का फॉर्मूला डिस्क्लोज कर दिया। वो जो लगातार चुनाव जीतते रहे और जो कहते थे कि 25-50 साल हम और सत्ता में रहेंगे, वो फॉर्मूला जनता के सामने आ गया, वो खुल गया। उसको राहुल गांधी ने खोल दिया, उसको तेजस्वी यादव ने खोल दिया, उसको तमाम सारे पत्रकारों ने, अजीत अंजुम ने, तमाम पत्रकारों ने, हमारे पत्रकारों ने, तमाम लोगों ने खोल दिया। तो सबसे बड़ा चीज तो यह है कि अब यहां से देश में एक नई राजनीति शुरू होगी। अब इलेक्शन कमीशन को ये कहने का लीपापोती करने का कोई अधिकार नहीं है, न किसी और को अधिकार है कि इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी निष्पक्षता, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। वो पार्टी बन चुका है, जो हम लोग कह रहे थे, लेकिन अब उसने खुद साबित कर दिया। और ये फॉर्मूला सामने आ गया कि मास लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे पूरे देश में वोटर लिस्ट के साथ मैनिपुलेशन करो और चुनाव जीत लो। ये फॉर्मूला जो है सामने आ गया है। अब इस देश की जनता को, इस देश की राजनीतिक पार्टियों को क्या करना है इस फॉर्मूले का, वो संघर्ष का रास्ता है, वो कर रहे हैं। दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ढील दी, कहा कि आपको आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो है वो इंक्लूड करने का सुझाव दे रहे हैं, आपको उचित लगे तो मानिएगा। ये जस्टिस धूलिया ने कहा, जो रिटायर हो गए परसों जी, कि आपको उचित लगे तो मानिएगा। तो इलेक्शन कमीशन को उचित क्यों लगेगा? फिर उसके बाद अगली बेंच में इसकी सुनवाई हुई। अगली बेंच ने भी इनको वही छूट दे दी कि सुझाव दे रहे हैं आपको। इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में 2 टूक कह दिया कि हम सुझाव नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे कह दिया कि हम आपका सुझाव नहीं मान रहे। अब इसने दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप बताइए कि 65 लाख लोगों का नाम आप जिनका काटा है उनको दीजिए। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम ये भी नहीं मानेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि उनकी अथॉरिटी क्या है। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू गिव एन इंच दे विल आस्क फॉर ए माइल, कि आप किसी को थोड़ी सी जगह दोगे वो फैलता जाएगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक छूट दी, उन्होंने दूसरी और तीसरी छूट और ले ली। पहले दिन से मैं कह रहा था राजीव जी कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड की ऑनलाइन स्क्रूटनी हो सकती है, थर्ड पार्टी उसका वेरिफिकेशन हो सकता है। मैं आपका आधार कार्ड का पता कर सकता हूँ ऑनलाइन जाके कि वो वैलिड है कि नहीं है। मैं आपके एपिक नंबर अगर मेरे पास आपका है तो मैं पोलिंग बूथ नंबर ही बता दूंगा। कैसे तेजस्वी यादव ने बता दिया सिन्हा का, उनके पास एपिक नंबर से सर्च किया, आ गया सामने। तो ये इलेक्शन कमीशन ने इसलिए नहीं किया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां सर्च कर लेंगी। अब राहुल गांधी ने दूसरा तरीका निकाला कि उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करा लिया। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब दिया और साथ में एक और काम किया कल कि बिहार के वोटर लिस्ट को उड़ा दिया अपनी वेबसाइट से। पूरी वोटर लिस्ट को उन्होंने उड़ा दिया और उसको रिप्लेस कर दिया उसकी फोटोग्राफी फोटो स्कैन से। फोटो स्कैन का वो भी ऐसा वर्जन जिसकी की डिजिटल रीडिंग ना हो सके। हम सबको मालूम है कि एक OCR नाम का सॉफ्टवेयर आता है जो ऑप्टिकल रीडिंग करता है कि वो कैरेक्टर्स, वो इमेज को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करता है। वो भी नहीं हो सकता। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है राजीव जी। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक कुछ प्रोग्रामर्स ने, कुछ कोडर्स ने इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया है।
वो सलूशन प्रेम कुमार जी को बता दूं कि वो सलूशन कल तक ग्रोक के पास भी पहुंच जाएगा। ये भी आ गया, गिटहब के जरिए वो प्रोग्रामिंग कोडिंग आ गई कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया उसको वो डिकोड करके उसको भी वो कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये बहुत लंबे समय तक इस तरह के खेल चलते नहीं हैं। स्थिति इसमें इलेक्शन कमीशन की जो हुई सो हुई, इसमें मोदी और अमित शाह की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब ये बीजेपी आरएसएस को सोच रहा है कि वो इसमें क्या करे, लेकिन उनका जीत का फॉर्मूला, जीत के दावे का फॉर्मूला बाहर आ गया है, एक बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग के खिलाफ और ये जो इंडस्ट्रियल लेवल पे देशव्यापी जो गड़बड़ हो रही है वोटर लिस्ट के साथ, उसके खिलाफ देश में आंदोलन का एक बुनियाद जिसको कहा जाए कि बन गई है। अब एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। इतना इसमें बातें आने लगी है। किसी मुद्दे को लेकर अगर राजीव जी कविताएं लिखना शुरू हो जाए, गाने बनना शुरू हो जाए, नए नारे आ जाए, सोशल मीडिया पटा पड़ा हो, तो आप समझ लें कि ये एक आंदोलन का शक्ल जो है वो अख्तियार कर रहा है, जनता के बीच में पहुंच गया है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक नए आंदोलन की तरफ बढ़ते हुए देश को हम देख रहे हैं। उसमें सबसे यानी नब्ज को अब पकड़ लिया गया है। नब्ज ये है कि आपके वोटों को चुराया जा रहा है, आपके वोटर लिस्ट से आपके नाम को चुराया जा रहा है। यह सबसे बड़ी चीज, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। हमारे साथी जयशंकर जी जुड़े हुए हैं और इन्होंने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देखा है। इनसे बेहतर और कौन जानता होगा। लेकिन तब और अब में क्या फर्क है जयशंकर जी? अब और तब, चाहे आप टीएन शेषन की तरफ जाइए, लिंगडो की तरफ जाइए, चाहे जैसे भी, और आज राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की तरफ जाइए, सवाल यहां यही आता है कि आखिर क्यों अब खुले तौर पे, और सुप्रीम कोर्ट कहता है तो वो भी नहीं मानेंगे, और उसमें एक एक नियमावली को लाकर सामने आप रख देते हैं और कहते हैं, और इतना ही नहीं, अगर एपिक नंबर से हम ढूंढ निकाल रहे हैं, खोज निकाल रहे हैं, तो एपिक नंबर को ही हटा देंगे। हम नहीं बताएंगे कि हमने आपका नाम काट दिया, आपका नाम नहीं है, लेकिन हम बताएंगे भी नहीं। उसके बाद भी उसमें भी नियम का, यानी खुली बिल्कुल चोरी और सीनाजोरी इसी को कहते हैं। लेकिन जरा बताइए मुझे जयशंकर जी कि क्या सचमुच आपको भी लगता है, आपने उस दौर को भी देखा है, इमरजेंसी के दौर को देखा है, आपने जेपी के आंदोलन को देखा है, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आज के दौर में क्या यह देश, जैसे कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, कि एक नए आंदोलन की तरफ हम बढ़ते हुए, और उसमें भी ये नंबर यानी वोट चोरी, जिसको राहुल गांधी अपने हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं, और अब पूरा साथ मिल रहा है विपक्षी दलों का। जी राजीव जी, देखिए अभी जो आपके चैनल पे ही जो नीचे खबर जो चल रही है, उसमें एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बता रही वाली खबर है, जो सेनाध्यक्ष कह रहे हैं कि जल्द ही युद्ध छिड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि देश अब एक खतरनाक दिशा में जाने वाला है, जा रहा है, जाते हुए दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी नाम की जो भी चीज रही हो, देखिए पहले होती थी, लिंगडो रहे हों चाहे सेशन रहे हों, शिकायतें तब भी आती थी, लेकिन शिकायतों पे बाकायदे सुनवाई और कार्रवाई होती थी। लेकिन यहां तो सीधे सीधे एकदम जैसा लग रहा है कि मुदा वहां कतौ कुछ नहीं, मतलब हमारे आगे पीछे कुछ नहीं है, मेरी आंखें बंद है, मैं जो कर रहा हूं वही है, वही सच है। लेकिन उसका एक फर्क ये पड़ा है राजीव जी, कि देश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात को समझ ले रहा है, समझ चुका है कि कहीं ना कहीं हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में धांधली हुई थी। और जो हम लोग शुरू से जो आकलन हमारा था, हम लोग बताते थे, विश्लेषण करते थे, हमारे साथी पैनलिस्ट या हमारे डीवी लाइव का भी था, जो वो अनुमान 100% सही थे। उसको चोरी करके, वोटों की चोरी करके, बेईमानी और धांधली करके बदला गया। और अब तो हालत ये हो गई है कि मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे। भाई ठीक है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था है,
लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी संवैधानिक स्वायत्त संस्थाओं के लिए भी चेक एंड बैलेंस बना के रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मनमानी ढंग से विधायिका कुछ काम कर देगी, कार्यपालिका कुछ फैसले कर लेगी, या चुनाव आयोग कुछ फैसले कर लेगा, या सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कर लेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट गलत करेगा तो उस पर महाभियोग का है प्रावधान, वो अपना करेंगे, सरकार कराएगी, या जो लोग चाहेंगे वो कराएंगे। लेकिन अगर चुनाव आयोग भी गलत कर रहा है और उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी लीनियंसी बरतते हुए आपको सुझाव दे रहा है या सलाह दे रहा है कि आप ये काम करिए, और उसको सीधे सीधे जो आप मना कर दे रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी अवमानना का मामला है। अब ये बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत को बचा के रखता है या फिर गिरवी रख देता है। भाई चूंकि चुनाव आयोग जो कर रहा है तो ऐसा तो कुछ नहीं है। हमको याद है अच्छी तरह से कि बिहार में एक मुख्यमंत्री होते थे भगवत झा आजाद जी, जो हम लोग कभी कोई बात होती थी वो अपने भाषणों में भी कई बार कहते थे कि सांपेर आगे बेंग नाचे कारण किछुआ छे। मतलब चुनाव आयोग ऐसे नहीं कुछ बोल रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी का है जो उससे बुलवा रहा है या उससे करवा रहा है, तो उसके बल पे कूद रहा है। लेकिन अब उसको एक चीज समझना चाहिए कि चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का धता बता सकते हो, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा क्या नहीं लेगा, अवमानना का मामला मानेगा कि नहीं मानेगा, उस पर कुछ कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जनता में उबाल पैदा होना शुरू हो गया है। देखिए हर कोई समझने लगा है कि लोकसभा का चुनाव 240 सीटें भी जो मिली हैं वो 200 से नीचे सिमट कर रह जाती, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, अगर चुनाव निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ पारदर्शी ढंग से संपन्न करा दिए हो गए होते, काउंटिंग उस ढंग से हो जाती। जैसे बंगलौर की सीट का मामला, भला आप सोच सकते हैं क्या किसी एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 1 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा हो जाए तो फिर बाकी जगहों पे क्या होगा। अब लोग कहते हैं कि साहब तो फिर तो बीजेपी की सीटें 240 क्यों 360 होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है, अगर नहीं होता तो 200 से कम होती, लेकिन कुछ खास क्षेत्रों में इन लोगों ने बना करके रखा था कि भाई ठीक है यहाँ से ऐसे ऐसे हम लोग मैनेज करेंगे। वही बंगलौर सेंट्रल की सीट का मामला हुआ था। उसी तरह से बाकी और जगहों पे, भाई यूपी में तो सफाया हो जाता, हम लोग जिस तरह से घूम के आ रहे थे पूरा उत्तर प्रदेश देख करके आ रहे थे जी। तो ऐसा नहीं था कि इनको उतनी सीटें भी मिल पाती, लेकिन मिल गई। अब कैसे मिल गई, अब अरुण गोयल कैसे जीत गए, या ऐसे कई सीटें ऐसी थी जो कैसे कैसे कितने कम वोटों से लोग कैसे जीत गए, ये अपने आप में चिंता की बात है, सोचने की बात है। लेकिन एक तो यही है कि जनता के दिल दिमाग में घुस गया है कि मोदी जी का करिश्मा जो है वो 14 के बाद जो चला था वो ढल गया है। अब वो कोई करिश्मा नाम की चीज नहीं रह गई है, वो वोटों का मैनेजमेंट नहीं है, मैनिपुलेशन है, और मैनिपुलेशन वाया चुनाव आयोग है। लेकिन हम ज्ञानेश कुमार जी हैं या उनके और जो सहयोगी चुनाव आयुक्त हैं उनको बताना चाहते हैं कि जनता जब उमड़ पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं सब गौड़ हो जाते हैं। आपने बांग्लादेश का उदाहरण देखा होगा। बांग्लादेश में शेख हसीना भारत हितैषी हैं, हम लोग उनके ये हैं, शेख मुजीब के प्रति भी आदर रहा है, लेकिन जिस तरह से चुनाव जीत करके वो आई थी उसमें बहुत बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। जनता सड़कों पे निकल के आ गई थी। शेख हसीना को छोड़ छाड़ करके सब भाग के आना पड़ा, यहाँ दिल्ली आना पड़ा। अभी 2 दिन पहले की घटना है, वहाँ के चुनाव आयुक्त को, जो उस समय चुनाव आयुक्त थे, उनको घेर करके जनता के लोगों ने जूते चप्पलों से पिटाई कर दी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में भी ऐसा परिदृश्य बन जाए कि लोग खोजें आपको। जैसे राहुल गांधी ने कहा ना कि भाई वो तो एक अलग ढंग की भाषा कहा है उन्होंने, हम उससे नहीं हैं, लेकिन जनता जब उमड़ करके आ जाएगी, सड़क पे आ जाएगी, लगेगा कि उसके वोटों को चुरा करके आपने अपनी सरकार बनाई है, उसके नाम आपने गायब करके अपनी सरकार बनाई है। और देखिए जैसे बिहार का मामला है, विजय सिन्हा ने तो खुद माना है कि हाँ मेरा 2 एपिक है नंबर है, और उसमें लेकिन हमने एक को तो लिख कर दे दिया था कि साहब इसको हटा दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग ने माना ही नहीं, वो कंटिन्यू कर रहा है। तेजस्वी यादव में इनमें फर्क यह है कि तेजस्वी यादव का जो दूसरा एपिक नंबर है वो निष्क्रिय है। उसी के आधार पर तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम गायब है मतदाता सूची से। इसका मतलब कि उनका जो 2 एपिक नंबर जैसे भी बन गया हो, चुनाव आयोग की यही गलती हो सकती है। लेकिन एक तो निष्क्रिय हो गया था ना,
विजय सिन्हा जी के दोनों एपिक नंबर सक्रिय हैं और कह रहे हैं, अपने बयान में कहा उन्होंने कि नहीं साहब हमने तो एप्लीकेशन दे दिया था। भैया ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है? कोई अरुआ गरुआ नेथू का मामला तो है नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मामला है। अगर वो लिख करके देते हैं कि साहब हमारा 2 जगहों पे नाम आ गया है, एक जगह से हटा दिया जाए, और उसके बाद भी नहीं हटाया जा रहा है, इसका मतलब या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। इससे कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। तो लेकिन वही कह रहा हूँ मैं राजीव जी, बिहार ने तो जयप्रकाश आंदोलन देखा है, बिहार आंदोलन देखा, उसके पहले भी तमाम तरह के आंदोलन देखे हैं, और बिहार की जनता उबल रही है। एक तो पहले से ही एनडीए के कुशासन को लोग पचा नहीं पा रहे थे, लोग एकदम सड़कों पे आ रहे थे, बगावत करने के मूड में थे। अब ये चुनाव आयोग की जो SIR प्रक्रिया है उसने और समझा दिया है लोगों को कि हम कुछ भी कर लें, ये लोग तो होने नहीं देंगे। तो अगर ये जिस दिन दिमाग में लोगों के घुस जाएगा उस दिन तो जनता सड़कों पे आएगी, और फिर उस जनता को रोक पाना न तो मोदी जी की सरकार के बस का काम होगा, न नीतीश कुमार का, या न ज्ञानेश कुमार जी कुछ कर पाएंगे। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत मुश्किल मुश्किल समय आने वाला है। प्रफुल्ल जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, बिहार को बहुत अच्छे से आप जानते हैं और उधर पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं तो उसको भी देख रहे हैं आप। इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं आप, और ये कहानी धीरे धीरे उधर पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपने यहां नहीं होने देंगे, हमको यहां जरूरत नहीं है, यानी टकराव वहां होना है। अभी चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2 अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया। सीएम ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, और इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात है कि यह भी नहीं है कि हां 6 महीने भी चुनाव के रहे हों, अभी 6 महीने नहीं, अगले साल मई में चुनाव होना है, और ये जुलाई का महीना, अब अगस्त का महीना आ गया, अगस्त का महीना चल रहा है, और अभी से आप आदेश देने लगे कि इस अधिकारी को हटाओ, इस अधिकारी को रखो, तो सब कुछ आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो एक टकराव की स्थिति होगी, और जब टकराव की स्थिति अधिकारियों राजनेताओं के बीच होती है तो वो एक अलग बात है, वो होती है, चलती है। लेकिन जब टकराव की स्थिति जनता के बीच आती है तो उसे आंदोलन कहते हैं। क्या आप भी देखते हैं कि देश एक आंदोलन की तरफ जा रहा है? नमस्कार राजीव जी, ऐसा है कि ये आंदोलन की तरफ जा रहा है, और इस नारे के साथ जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। एकदम स्पष्ट इसका संकेत है, और आंदोलन तो होना अब तय है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। अब सिर्फ वक्त की बात है। अब वो वक्त कैसे और किस तरह से आएगा, ये उसमें वो देखने की बात है, क्योंकि आम जनता इसमें शामिल हो रही है। ये इंडिया गठबंधन की बात नहीं है, बल्कि आम जनता इसमें शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है, और उन्हें लग रहा है कि उनका हक मारा गया है, और उनके साथ जो छल हुआ है 5 साल में जब वंचना हुई है। देखिए, चुनाव आयोग तो हर बात ऐसी कह रहा है। देखिए, बिहार से सर लोग मैसिव माने मास स्तर पर, व्यापक स्तर पर बिहार के लोग प्रवासी हुए जा रहे हैं, और ये कहते हैं कि बिहार में लाखों विदेशी घुसपैठिए के रूप में आ गए। क्या कमाल, क्या लेने आ गए? अरे 1 2 4 आते जाते रहते होंगे, और एक भी तो ये पकड़ा है नहीं, एक को भी इन्होंने सामने नहीं लाया कि हाँ साहब ये घुसपैठिए थे, इनका नाम था। इन्होंने बहुत तकनीकी लड़ाई को शब्दों की बाजीगरी में फंसाया है। ये नहीं कहते हैं कि हमने वोटर लिस्ट से किसी का नाम निकाला है, ये बोलते हैं इन्हें शामिल नहीं किया है। तो जिनको शामिल नहीं किया है उनकी सूची नहीं देंगे। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो मतदाता हैं, जो जेन्युइन मतदाता हैं, उनको नहीं, उनका नाम नहीं हटा है, उनको हमने शामिल किया है। तो उनको अगर आपने नाम शामिल किया है तो आपने कैसे तय कर दिया कि जो जिसको बिना सुने, जिसकी बात को बिना समझे ही आपने ये तय कर दिया कि ये जेन्युइन नहीं है? तो ये तो जूरिस्प्रूडेंस के ही खिलाफ है कि अनहर्ड का आपने डिसाइड कर दिया। देखिए, ये मतदाता से जिसको शामिल नहीं किया है उसका नाम क्यों नहीं देना चाहते हैं, इस बात को समझना होगा। और वो इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि अगर वो नाम देंगे तो तुरंत सवाल उठेगा कि इनका नाम किस आधार पर या किन आधारों पर पहले शामिल किया गया था, और अब वे आधार अगर नहीं बचे हैं तो क्यों नहीं बचे हैं, उसके पीछे का तर्क क्या है। और तब जो खेला इन्होंने किया था जो लोकसभा के चुनाव के समय में,
और उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसका रिवीजन इन्होंने किया है कि क्यों आपने शामिल किया था और क्यों आप उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो नाम वो नहीं देना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आस्ते आस्ते खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग कोई भी हो उसमें ठीक ही कहा कि बैलेंस तो है ही, जांच और चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमारे संविधान में है ही, लेकिन ये धीरे धीरे इनका मामला खुलेगा। देखिए ये ठीक है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इलेक्ट्रो बॉन्ड के समय में कहा था कि हम नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे, बड़े बड़े वकील आए थे, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको झुकना पड़ा। यह बात भी सच है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग में एक कैटेगोरिकल डिफरेंस है। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि जनता जिस ढंग से उठ खड़ी हुई है उस ढंग को देखते हुए अभी जब मार्च वगैरह होगा, जब लोग आंदोलन सड़कों पर होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको तो मौका दिया कि दलदल से अपना पैर निकालिए, गलत जगह आपके पैर फंस रहे हैं। अंत में अधिकारी लोग एक हो जाएंगे। सर ये जो आयुक्त है ना, पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, अलापन बंदोपाध्याय का केस आपको याद होगा। अलापन बंदोपाध्याय यहाँ जो सचिव थे, एक दिन पहले उनके साथ जो केंद्र सरकार के जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसने क्या क्या नहीं किया था, लेकिन यहाँ भी एक सरकार है ना, उनको रिहेबिलिट कर लिया आपने ढंग से, ममता बनर्जी ने। तो अगर आप अधिकारियों पर इस तरह की गाज गिराएंगे, राजनीतिक लड़ाई में अधिकारियों को अगर आप समेटेंगे, तो अधिकारी तो 2 सेकंड में विद्रोह कर देंगे आपके खिलाफ। और अधिकारी कभी एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, ये जान जाइए। ये किस भ्रम में है? वो तभी तक है जब तक अपनी सुरक्षा का उनको लगता है, चाहे जितना भी ये उसको ये करें। लेकिन पश्चिम बंगाल में और खास करके जब कोई राजनीतिक सेगमेंट उनके साथ खड़ा होता है तो ये अधिकारी उस तरह का काम नहीं करेंगे जैसा ये चाहते हैं। अभी तो आपने ठीक ही उदाहरण दिया कि 2 अधिकारियों को कहा है और सरकार कहती है कि नहीं। आपके जो आचार संहिता के हिसाब से, आदर्श आचार संहिता के हिसाब से चुनाव आयोग की बात सरकारें मानती आई है। आचार संहिता कोई कानून है क्या? आपके लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेंगे, चुनाव की घोषणा हो गई तो, और सरकार नहीं मानेगी तो आपके पास क्या रिमेडी है? आप सीधे फोर्स को आदेश देंगे, उस स्थिति तक आप जाएंगे। और आप जानते हैं कि फोर्स भी आपकी बात सीधे नहीं सुनेगी। लेकिन इन तमाम उलझावों में ये चुनाव आयोग डालने की कोशिश कर रहा है। अब ठीक ही कह रहे थे सर कि आंदोलन होगा, और अगर ये आंदोलन बेकाबू हुआ तो स्थिति और भयावह होगी। बांग्लादेश का उदाहरण हम दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से भी भयानक स्थिति यहाँ होगी, क्योंकि बांग्लादेश का साइज और बांग्लादेश का पॉपुलेशन, बांग्लादेश का संघर्ष दूसरे ढंग का है। ये बहुत बड़ा देश है, और यहाँ अगर इस तरह की स्थिति होगी तो बहुत भयानक स्थिति होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको ढंग से नहीं सोचना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी ने जब न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो बहुतों को लगा था कि नहीं, मुमकिन नहीं है, राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने इसको मुमकिन कर दिया, और मुमकिन कर दिया तो हवा बदल गई। जब चुनाव आयोग ने ये डाटा दिया उनको, तो चुनाव आयोग को भी लगा था कि इसे ये रीडेबल नहीं कर पाएंगे, इस डाटा को प्रोसेसिंग इसकी नहीं कर पाएंगे, कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, ये वेरीफाएबल नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी ने इसे कर दिखाया। एक ही, अभी कुछ बुद्धिजीवी तो कह रहे हैं कि 10 लोकसभा का करना चाहिए था। अरे भाई साहब, एक विधानसभा का करने में तो 6 महीना लग गया। चुनाव आयोग को कहिए ना कि डाटा को प्रोसेसेबल बना के दे, वेरीफाएबल बना करके दे, उस फॉर्म में दे, तो किया जाएगा। और सब काम राहुल गांधी ही करेंगे तो पत्रकार लोग और दूसरे लोग जो हैं, एनजीओ वगैरह, वो क्या करेंगे? तो मैं किसी की अवमानना नहीं कर रहा, लेकिन जिस ढंग से पत्रकारिता के प्रभु लोग बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी मुद्दों में नहीं रहते हैं, खबरों सुर्खियों में रहने के लिए सब कुछ करते हैं। तो इन प्रभुओं को समझना चाहिए कि राजनीति जब अपने रंग में आती है ना, तो प्रभु भी बदल जाते हैं। हर युग के देवता अलग अलग होते हैं। प्रभु, ये जो चिट्ठी है ये जारी हुई है अभी से थोड़ी देर पहले बांकीपुर से पटना, और वहां के वोटर हैं विजय कुमार सिन्हा,
लखीसराय के भी वोटर हैं। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के चहेते माने जाते हैं, कहा जाता है ऐसा। लेकिन अब कि दो एपिक कार्ड है, दो वोटर आईडी कार्ड इनके पास है, इसलिए अब एक चिट्ठी जारी की गई है इनके नाम आयोग से। और इस चिट्ठी में इनको कहा गया है कि 14 तारीख की शाम तक ये बताएं कि इनके पास दो एपिक कार्ड क्यों हैं। और सूची ये पूरा यहाँ पर ये चिट्ठी दी गई है कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और खासकर इनकी जो तेजस्वी यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस आधार पे उसके बाद से जो खबरें आई हैं, सबसे लास्ट में है कि 14 तारीख को शाम 5 बजे तक इनको जवाब देना है। 14 तारीख की शाम 5 बजे तक जवाब देना है। और चलिए, अच्छी बात है कि जवाब मांगा गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर इनके ऊपर भी, चूंकि ये सत्ता पर आसीन हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अभी तक तेजस्वी यादव को घेर रहे थे, दूसरों को घेर रहे थे, खुद घिर गए। इनको पता ही नहीं था कि पत्थर उधर मार रहे थे, शीशे का मकान खुद बना के बैठे हुए थे। चलिए खैर, प्रफुल्ल जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आता हूँ जी। नहीं, मेरी बात पूरी हो गई है। मैं सिर्फ एक लाइन ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये एक रेगुलर और जो है सो भारत जैसे देश में एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अपने कोई परमानेंट कर्मचारी होते नहीं हैं। जब नाम को ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म भरा जाता है तो वहां वो भरते हैं, लेकिन उनकी वो प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए कई बार पिछली जगह पर नाम रह जाता है और अगली जगह पर नाम चला जाता है। एक रूटीन है और लोग ये मानकर चलते हैं कि इस पर चुनाव किसका, और कोई रसीद तो आप देते नहीं है। इसी बार कहा गया था कि आप रसीद आपको दिया जाएगा जब आप अपना रिकॉर्ड भरेंगे। आप जानते हैं बिहार में कि कितने लोगों को रसीद दिया गया, लगभग किसी को नहीं दिया गया। तो अगर कोई ये दावा करेगा कि हमने अपना नाम ट्रांसफर करने के लिए आवेदन दिया था आपको, आपने नहीं किया, तो चुनाव आयोग क्या बोलेगा? उसके पास कोई रिकॉर्ड होगा? मुझे नहीं लगता है कि होगा। और अगर रिकॉर्ड है तो आपने प्रोसेसिंग क्यों नहीं की? नहीं, नाम ट्रांसफर तो मैंने भी करवाया था, आप सबने भी करवाया होगा। हम लोग उसमें देते हैं कि हमारा पुराना जो है यहाँ पे है, हमारा एपिक नंबर ये है, उसको कैंसिल करते हैं, दूसरा करते हैं या उसी एपिक नंबर को करते हैं, तो वो आपका पुराना वाला एड्रेस कैंसिल हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरा भी पुराना कैंसिल हो गया, नया मिल गया। मैंने अपना आवास, अपना पता बदला, मैंने कैंसिल करवाया, आप सबने भी करवाया होगा। कोई एक जगह तो स्थिर रहता नहीं है, बदलता रहता है। आप बदल गए, आपका एड्रेस बदला, पता बदला, और ये काम होता है कि आप लेकिन बताएंगे ना, आप वहां नया कार्ड, अगर 2 अलग अलग एपिक नंबर है और दोनों जिंदा है, यानी दोनों उस लिस्ट में मौजूद है, इसका मतलब है कि आपने पुराने के लिए पुराने का उसमें उसकी जानकारी नहीं दी और नया फॉर्म भर दिया। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने ऐसा किया, बहुत लापरवाही रवैया आपका रहा। और जबकि आप इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, और कब आपका नाम बदला गया और कब आपने एप्लीकेशन किया था, ये सारी चीज प्रोसेसिंग में आ जाएगी। और आपने जो अब उसके बाद विजय शर्मा जी आज चिट्ठी दिखा रहे हैं कि देखिए अनुपम कुमारी, वो जरा दिखा दीजिए, स्क्रीन पे ले आते हैं। और बीएलओ ने साइन किया हुआ है 2 अगस्त 2025, माफी चाहूंगा 5 अगस्त 2025। ये नहीं, दूसरी सूची है, दूसरा वो उनको पावती जो मिला, रसीद मिली है उनको, वो जरा दिखाइए, जिसमें 5 अगस्त 2025, ये अगस्त का महीना चल रहा है भाई साहब, आज 10 तारीख है। 5 अगस्त को उन्होंने अपना नाम काटने का दिया एप्लीकेशन। ये देखिए विजय कुमार सिन्हा साहब, ये आवेदन दिए हैं कि मेरा नाम है, मुझे मेरा नाम हटा दीजिए, आवेदन के लिए ये और रसीद। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईआर का फॉर्म उन्होंने नहीं भरा? एसआईआर का फॉर्म भरा होगा, उसमें साइन किया होगा। आप उधर भी हैं, इधर भी हैं, कर क्या रहे हैं? यही जो राहुल गांधी बता रहे हैं, जो वहां राहुल गांधी ने वहां बेंगलुरु में महादेवपुरा में जो उन्होंने वहां खोला है, जानकारी अब सबको पता है कि वहां हुआ क्या, जो एटम बम फोड़ा है राहुल गांधी ने। आप तो वही चाह रहे हैं कि 4 जगह मेरे नाम हो, सब जगह कौन पूछने वाला? अपनी सरकार है और ऐसे ही चल रही है। अमलेंदु उपाध्याय जी,
एक आपके पास आऊं अमलेंदु जी, एक ये फर्जीवाड़ा है उसका उसकी एक सूची जारी अभी हम लोग दिखा भी रहे थे जब चर्चा हो रही थी, मैं उसको मेंशन नहीं कर पाया। कांग्रेस पार्टी ने एक अभी से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट कर बताया है कि 30,000 से ज्यादा घरों में, ये देखिए 30,000 से ज्यादा घरों के ये पता है, और इसमें ये बहुत तेजी से हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें जितने भी हाउस हैं, जितने भी घर नंबर हैं, ये बेंगलुरु का है जिसको कि उजागर किया है राहुल गांधी ने। जितने भी घर हैं सबका पता 0 है, 0/0 हैशटैग कहीं 0 लिखा हुआ ये है। ये कांग्रेस पार्टी इसके साथ साथ एक ट्वीट भी की है। उस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है जरा उसको भी ले आइए स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना यहां पे कि कैसे धीरे धीरे चीजें उजागर हो रही हैं। यहां लिख रही है कांग्रेस पार्टी की वोट चोरी का तरीका फर्जी और अमान्य पता यहां पे, और उसके बाद पूरी बातें यहां पे हैं, और उसके बाद ये 000 हैशटैग है, ये सब कुछ यहां पर दिया हुआ। तो ये कांग्रेस उजागर कर रही है। उधर बिहार में भी ऐसी जो चालबाजियां चली जा रही हैं उन सब का उजागर, उन सबको सामने लाया जा रहा है। लेकिन क्या यहां से देश उस आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है जहां हर नागरिक को अपने वोट के अधिकार का पता तो है, लेकिन उसके वोटों के साथ चोरी हो रही है, इसका पता अब लग रहा है? अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, परिस्थितियां उसी तरीके की बन रही हैं, और राजीव जी होता भी असल में ऐसा है कि 70 सालों के बाद आप दुनिया का पूरा इतिहास उठाकर देखिए तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होने लगती हैं कि एक क्रांति की भूमिका या कई बड़े जन आंदोलन की भूमिका तैयार होती है। 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं भारत को, तो यहाँ भी परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है कि देश के अंदर एक क्रांति की परिस्थितियां बने या एक बड़े आंदोलन की परिस्थितियां बने। और तख्ता पर तो करना ठीक नहीं है, जो अवैध कब्जाधारी हैं सत्ता में उनको हटाया जाए, इसके लिए एक आंदोलन तैयार हो। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है कि वो इसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं, और चुनाव आयोग को जाता है वो इसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं। लेकिन राजीव जी इसके बाद अगर देखा जाए तो वास्तव में परिस्थितियां बहुत खराब हैं। अभी मैं देख रहा था कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो राजदीप सरदेसाई के साथ गाड़ी में बैठकर बात कर रहे हैं, और वो 30-31 सेकंड का उनका वीडियो है। अब वो बता रहे हैं कि उनके लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख उनके समर्थकों के वोट काटे गए। अब ये राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं? नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं। चुनाव आयोग में हिम्मत है तो एक नितिन गडकरी को जारी करे कि शपथ पत्र देकर कहिए कि आपके 3.5 लाख समर्थकों के वोट काटे गए। करे चुनाव आयोग, देंगे भी नितिन गडकरी शपथ पत्र देकर, ये कहे। इसी तरीके से राजीव जी 2014 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। गुजरात के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी नाम के, वो कह रहे थे इस चुनाव आयोग से मुझको बहुत शिकायतें थी। 4 मिनट कुछ सेकंड का उनका वीडियो है। चुनाव आयोग में हिम्मत है तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जारी करे नोटिस और कहे कि या तो शपथ पत्र देकर इसे साबित करो वरना माफी मांगो। करे चुनाव आयोग, हिम्मत दिखाए। क्या राजीव कुमार जी नहीं दिखा सके हिम्मत? क्या नीतीश कुमार जी हिम्मत दिखाएं? लेकिन राजीव जी जो हलफनामा चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, ये सीधे सीधे इसका मतलब है कि चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। वो चुनाव आयोग जिसके तीनों जो आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त समेत, जिनकी नियुक्ति पर भी अभी संदेह के बादल हैं, उनके मुकदमे भी सुप्रीम कोर्ट में है कि ये इनकी नियुक्तियां वैध हैं कि अवैध हैं। तो अवैध नियुक्ति वाला एक चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट से 2-2 हाथ करने को तैयार है कि हम तो 65 लाख लोगों के वोट भी काटेंगे और बताएंगे भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट साहब आपको जो करना वो कर दो। सीधे सीधे हिंदी में जो कहा जाए वो ये कहना है चुनाव आयोग का। हलफनामे की भाषा दूसरी होती है तो जिस भाषा में कहा होगा, लेकिन उसका अगर भावार्थ निकाला जाए, एक आम आदमी को समझाया जाए तो वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट साहब आपको जो करना हो वो कर लीजिए। अब राजीव जी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हमारे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने कल एक वीडियो पोस्ट किया है अपने टाइमलाइन पर और उन्होंने बताया है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के साथ माननीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ अरुणाचल ईटानगर पहुंचा और वहां जो है वो उसका हाई कोर्ट के भवन का या किसका कोई भवन है उसका उद्घाटन हमारे CGI साहब को करना है। बस ये सूचना दे रहा हूँ, इस सूचना से बहुत कुछ बातें जिसको जो लेना हो ग्रहण करे। कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण है कि 2-2 केंद्रीय मंत्री जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा अच्छे दिन नहीं चाहिए हमको।
हो गए बहुत अच्छे दिन। तो अब जो है आशा जो भी है राजीव जी, मुझे लगता है कि इस देश की जनता को जो है अपने अधिकारों के लिए उठकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई अब ये सोचे कि सब चुनाव आयोग कुछ करेगा या सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा कि सरकार कुछ करेगी, तो ये अब असंभव सा लगता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ही एक जस्टिस हैं उज्जवल भुइयां साहब, वो कहीं भाषण दे रहे थे, एक जो अभी रिटायर हुए जस्टिस कोका, उनका वहाँ नागपुर में शायद कार्यक्रम था उनका सम्मान में, तो वहां उन्होंने कहा कि भाई जो साहसी जज हैं वो ही संविधान को बचाएंगे और देश को बचाएंगे, कुछ इस तरीके की उनकी बात थी। तो साहसी जजों की आवश्यकता है, शायद उनका कहना ये था। तो साहसी जजों की आवश्यकता है, तो देखते हैं कि साहसी जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में वो चुनाव आयोग के हलफनामे पर क्या अपना लेते हैं निर्णय, और इस अवैध रूप से जो बैठे हुए हैं ज्ञानेश कुमार जी वहाँ, जिनका मुकदमा खुद सुप्रीम कोर्ट में है, वो मुकदमा कब सुना जाता है और सुप्रीम कोर्ट अवमानना पर क्या निर्णय लेता है, ये देखा जाएगा। एक पत्रकार तो आप भेज देते हैं सुमोटो लेकर कि अवमानना उसने की है, लेकिन यहाँ तो हलफनामा देकर अवमानना कर रहा है चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की, उस पर आप खामोश बैठे हुए हैं। तो अब ये भी देखा जाएगा 12 तारीख से सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट साहब जो हैं वो अपनी जो प्रतिष्ठा है वो इस चुनाव आयोग से किस तरह बचाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट से दो हाथ लेने की तैयारी यहां पर दिख रही है चुनाव आयोग की, लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कितना टिकेगा, और राहुल गांधी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी आई थी पिछले दिनों, आप लोग याद कीजिए कि उसमें उसके बाद राहुल गांधी को कितना डिफेम करने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि जस्टिस दत्ता ने कहा था एक केस में कि राहुल गांधी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए अगर वो सच्चे भारतीय हैं। तो सच्चे भारतीय, ट्रू इंडियन शब्द का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन ऐसे तमाम सवालों का जवाब इस कार्यक्रम के बाद, और एसआईआर को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और राहुल गांधी के खुलासे के बाद देश किस दिशा में जा रहा है, लीगल पहलू क्या है, आप जानते हैं हर 15 दिन पर हम चर्चा करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, देश के वरिष्ठतम और सबसे बड़ी चीज वकील तो हैं, राज्यसभा में सांसद भी हैं अभिषेक सिंघवी, लेकिन साथ साथ केसेस लड़ रहे हैं। और ऐसे केसेस जो एसआईआर का केस है या राहुल गांधी के उस केस को जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सीधे राहुल गांधी को ट्रू इंडियन वाली नसीहत उन्होंने दी थी, ये सब इन तमाम मसलों पे चर्चा, और ठीक इसके बाद इस कार्यक्रम के बाद उसको आप सुनेंगे और देखिएगा जरूर। आपसे गुजारिश है इस कार्यक्रम के ठीक बाद, और बहुत गंभीर चर्चा, लीगल पहलू, हम लोग जिस बात की यहां चर्चा कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल पहलू, उसके अलग अलग पहलुओं को टटोलने की कोशिश एक पत्रकार होने के नाते करते हैं, लेकिन एक लीगल आदमी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने जो खड़ा होता है वो आपके सामने आकर अपनी बातें रख रहा है, तो बहुत गंभीरता से उन बातों को सुना जाता है, देखा जाता है। इसलिए देखिएगा आप। जरा आता हूं अब दोबारा आपके पास प्रेम कुमार जी, और आपसे जरा समझता हूं प्रेम कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि अब यह मामला बहुत आगे पहुंच चुका है, राहुल गांधी ने वो काम कर दिया है जिसकी उम्मीद शायद विपक्ष के लोगों को भी नहीं थी, लेकिन यहां भले 6 महीने लगा, लेकिन 6 महीने के बाद अब इतनी, देखिए एक ताकत मिलने वाली बात होती है, वो ताकत वहां बिहार में तेजस्वी यादव को मिली है, और उस ताकत के दम पर अब देखिए कि बिहार में तेजस्वी यादव सीधे घेर रहे हैं उप मुख्यमंत्री को। कल को और भी कई लोग घेरते इस घेरे में आते हुए नजर आएंगे। आपको लगता है ऐसा कि एक ताकत, एक हिम्मत आई है विपक्ष में? निश्चित रूप से राजीव जी, अपोजिशन में ताकत आई है। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, आदित्य ठाकरे हो, देश के, या शरद पवार हो, देश के अलग अलग हिस्सों से वो अपनी आवाज राहुल गांधी की आवाज में मिला रहे हैं, और ये आवाज चुनाव आयोग को बेचैन करने वाली है। आज मैं अभी भी देख रहा था कि कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो शकुन रानी, जिनका फोटो राहुल गांधी ने दिखाया 2 बार, दोनों में फोटो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, और उन्होंने टिक भी मार रखा है और कहा कि इन्होंने 2 बार वोट किया।
चुनाव आयोग ने कहा है कि उसमें जो टिक लगा हुआ है वो हमारे अधिकारी का टिक लगा हुआ नहीं है और प्राइमा फेसी उसने 2 बार वोट किया है, इसका आप डॉक्यूमेंट दीजिए। अब सोचिए चुनाव आयोग कैसे फंस गया है अपने ही तय कि उस महिला ने 2 बार वोटिंग की, ये दावा राहुल गांधी ने किया। अब राहुल गांधी से चुनाव आयोग सबूत मांग रहे हैं कि 2 बार वोटिंग की, इसका सबूत दीजिए, जबकि सबूत तो वो डिजिटल एविडेंस है, वो सीसीटीवी फुटेज है। चुनाव आयोग वो सीसीटीवी फुटेज रखे। वो महिला कह रही है कि हमने 2 बार वोट नहीं किया। वो महिला बिल्कुल सही कह रही होगी। उस महिला की जगह पर कोई दूसरा बीजेपी का आदमी या संभवतः इस केस में बीजेपी का आदमी, चूंकि पूरा आरोप तो बीजेपी पर है, चुनाव आयोग से मिली भगत बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है, तो बीजेपी का आदमी कोई उस महिला की जगह पे वोट किया होगा तो ये बात कैसे साबित होगी? चुनाव आयोग के पास सबूत है, ले आइए, दिखा दीजिए सीसीटीवी फुटेज कि इस नंबर की कार्ड वाली महिला इस जगह पर किसी ने वोट नहीं किया था, या जिसने वोट किया वो ये महिला नहीं थी या यही महिला थी। यही 3 बातें हो सकती हैं। तो यानी चुनाव आयोग वो सबूत मांग रहा है राहुल गांधी से जो सबूत खुद उसके पास है। इससे बुरी तरह और कैसे फंस सकता है चुनाव आयोग? राहुल गांधी को आप नोटिस देते हैं और वो नोटिस एक्चुअली उनके अपने लिए है, क्योंकि जवाब उन्हीं के पास है। राहुल गांधी ने तो बता दिया ये हुआ है, अब ये नहीं हुआ है तुम बताओ। अब चूंकि ये स्वायत्त संस्थान है भाई, इनको बहुत अधिकार है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बोल सकता है, कहां लिखा हुआ है कि मैं राहुल गांधी को सबूत दूं? वो चुनाव आयोग कह सकता है कि कहां लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग ही दूसरे को बताए। हम तो पूछने वाले हैं, हम बताने वाले थोड़े हैं, हम तो मिटाने वाले हैं, हम जोड़ने वाले थोड़े हैं। कुछ भी बोल सकते हैं वो, तो वो बोले। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, बहुत सही कह रहे थे प्रशांत जी कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का सवाल है। भाई सुप्रीम कोर्ट है क्यों, ये एक सवाल है। अदालत होती क्यों है, इसका सवाल है। अदालत सबकी समीक्षा का अधिकार रखती है। भाई संसद की भी समीक्षा का अधिकार रखती है, चुनाव आयोग की भी एक्शन की समीक्षा का अधिकार रखती है। तो ये सारे सबूत अब सामने आए हैं। अब अपोजिशन तो छोड़िए, जनता पूछ रही है, किसी को जवाब देना नहीं पड़ रहा। आप अभी दिखा रहे हैं ना, तो विजय सिन्हा जी लिख के दे रहे हैं कि हमने तो 5 ही अगस्त को कह दिया था कि मेरा वाला मिटा दीजिए, 2 नाम है। अरे विजय सिन्हा जी को 5 अगस्त को ही पता था, लेकिन चुनाव आयोग को आज पता चला। चुनाव आयोग आज नोटिस दे रहा विजय सिन्हा को। ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब चुनाव आयोग को पता चलेगा कि विजय सिन्हा की 2 एपिक आईडी है। अब विजय सिन्हा ने लिख के दिया मेरा मिटा दो, तो चुनाव आयोग को पता ही नहीं है कि उनका नाम 2 जगह एपिक आईडी में। यहां भी चुनाव आयोग फंस गया है, यहाँ विजय सिन्हा के कारण फंस गया है, और वहां चुनाव आयोग ने खुद राहुल गांधी को नोटिस दे करके अपने आप को फंसा लिया है। ये मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, जो तथ्य सामने है। जाल खुद बुन रहा है, ये साफ दिख रहा है प्रेम कुमार जी। चुनाव आयोग अपने जाल में, बुने हुए जाल में फंस रहा है और उस जाल को और बढ़ाया जा रहा है। बात यह है कि कहीं रुके, ये दिख रहा है साफ साफ। आप तमाम साथियों, आप लोग इसको बहुत गंभीरता से सोचिए कि वो बार बार एक झूठ को सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं और उसमें फंस रहा है चुनाव आयोग। प्रशांत टंडन जी, क्या सही कह रहा हूं? बिल्कुल, रोज अपनी बनाई हुई दलदल में धंसते जा रहे हैं। अभी कांग्रेस ने आपने दिखाया कि 30,000 नाम 00 एड्रेस से हैं। एक मकान नंबर 27 है, उसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए उस मकान को, बिहार में, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं एक ही मकान में। तो एक मकान में 50 लोग रह रहे हैं, कहीं 80 लोग रह रहे हैं। एक और कारनामा आप सुनिए, 124 साल के मतदाता भी हैं, 120 साल के मतदाता भी हैं। ये और जिस मकान की मैं बात कर रहा हूँ, मकान नंबर 27 जो चल रहा है सोशल मीडिया में, उसमें सारे, आप सोचिए वो जो 2 कमरे का 1 कमरे का मकान होगा, वो मकान नंबर 27 3 कमरे का भी हो मान लीजिए, उस मकान में 50 वोटर हैं
और सबकी औसत आयु जो है वो कोई 55 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 65 साल का है। तो 60-65 साल के व्यक्ति के तो नाती पोते भी होते हैं, बेटे बेटियां भी होती हैं। तो यानी कितने लोग रह रहे थे वहां। ये जो चमत्कार इलेक्शन कमीशन कर रहा है, अजीत जी, बहुत जनता की अदालत में केस है। सुप्रीम कोर्ट का तो हम बात नहीं कर रहे हैं, अब जनता की अदालत में केस जा रहा है। बांग्लादेश के, जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे जयशंकर जी, बांग्लादेश के पूर्व चुनाव कमिश्नर को पुलिस को हेलमेट पहना के ले जाना पड़ा गिरफ्तार करके, क्योंकि लोग जूतों से मार रहे थे। तो ऐसी स्थिति नहीं आए यहाँ पे, ये इसका बड़ा डर है, क्योंकि लगातार आप गुस्सा दिला रहे हैं लोगों को, लगातार। और जैसा मैं कह रहा था कि इसमें नुकसान मोदी जी का हो रहा है, हो गया है। बिहार को किसी भी तरह जीतने के लिए, कि बिहार में कभी जब से बीजेपी बनी तो मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना बीजेपी का। बिहार को जीतने की हरगिज किसी भी सूरत में बिहार को जीतना है, कुछ भी करके जीतना है, वोट काट के जीतना है, कुछ और करके जीतना है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि कोई भी सारे कानून नियम ताक पे रख के, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाजत दी। महाराष्ट्र में इलीगल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने चला के रखा, खुद ही का इलीगल है, चलने दी उस सरकार को। तो ये स्थिति जो है भारत में अब आ रही है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की बात मैं जरूर करूंगा कि 65 लाख लोगों का मताधिकार का सवाल है। 65 लाख छोटी मोटी फिगर है। कितने बड़े पैमाने पर धांधलियां सामने आ रही हैं। क्या इतनी संवेदनशीलता हो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि उनको लोगों के मताधिकार की चिंता नहीं है? क्या एकदम एडीएम जबलपुर का जो मानसिकता है वो हावी है सुप्रीम कोर्ट में, कि हमको लोगों के अधिकारों की चिंता ही नहीं होगी? राजीव, जब से ये खबर एसआईआर की आई, ये मालूम पड़ा कि 65 लाख लोग हैं, हम लोग इस पे न्यूज पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया था, तब हमको व्यूज नहीं मिल रहे थे, फिर भी हमने किया, क्योंकि मताधिकार का सवाल है। बिल्कुल। हम लोग किस किस तरीके से पत्रकारिता के जरिए, शोज के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए, करस्पॉन्डेंट भेज के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बात आए जनता में, सुप्रीम कोर्ट इस बात को माने कि चुनाव आयोग इसको ठीक करे, क्योंकि हमें चिंता है कि देश के 65 लाख लोगों के संवैधानिक अधिकार का मामला है। क्या सुप्रीम कोर्ट को नींद नहीं? सुप्रीम कोर्ट को आराम से नींद आ रही जज साहब लोगों को इसमें? क्या सुप्रीम कोर्ट को इतनी संविधान में शक्तियां इसलिए दी गई हैं कि वो सुझाव देगा? ये सुझाव देने का फोरम है, ये कोई सेमिनार हो रही है वहां पे? कोर्ट केस है, 65 लाख लोगों के मूल अधिकार का सवाल है, फंडामेंटल राइट्स का सवाल है। और 22 लाख लोग जिनको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो नहीं है दुनिया में, उसकी पुष्टि भी नहीं है कि उसको हम मान लें कि हाँ 22 लाख लोग हैं। तो इसलिए मैं 65 लाख की पूरी फिगर कह रहा हूं कि 65 लाख लोगों के मताधिकार का सवाल है। तो वो सुप्रीम कोर्ट की नींद क्यों नहीं उड़ा रहा है? संवैधानिक अधिकार, इसी दिन के लिए तो देश की आजादी लड़ी गई जी। इसीलिए तो लोग जेल में गए, इसीलिए फांसी पे चढ़े कि हमको अपनी सरकार चाहिए। चुनाव आयोग क्या तय करेगा कि कौन नागरिक है, कौन नहीं है और किसको वोट देना है? ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें खामोशी या उनको ढील देना और भी खतरनाक है। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर स्थिति में देश जो है वो हमारे सामने है। और एक आखिरी बात देखिए, जरा मैं नरेंद्र मोदी जी को भी आ जाता हूँ, क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर वही है इस पूरे प्रक्रिया में।
देखिए अभी तक क्या होता था, पुलवामा हुआ, बहुत सब विपक्ष ने किया, राफेल हुआ, विपक्ष ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो गया, बहुत आरोप लगे, ध्रुवीकरण के आरोप लगे, खराब अनाप शनाप भाषणों के आरोप लगे जी। लेकिन कोई आरोप मोदी जी पे चिपकता नहीं था। एक इमेज बनी हुई थी, एक उन्होंने बना रखा था अपना मीडिया और सोशल मीडिया, और एक ऐसा बना रखा था। अब स्थिति फर्क है, अब आरोप चिपक रहे हैं। अब वो इमेज नहीं रही कि वहां से मोदी जी निकल पाएंगे, कि कुछ भी आरोप लगाओ और उन्होंने ऐसा एक बरसाती पहनी हुई है जिसमें कुछ चिपकेगा नहीं। अब वो चिपक रहे हैं, वो बरसाती उतर गई है। और ये सीज फायर के बाद हुआ है। और अपने राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर में इस वक्त है फॉरेन पॉलिसी में। याद कीजिए 7वां बेड़ा का जब आया था और अमेरिका का हस्तक्षेप हो रहा था, पूरा देश इंदिरा गांधी के साथ था। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो शास्त्री जी मदद मांगने निकले जब, तो लोगों ने अपने घरों के जेवर दे दिए सड़क पे आके। नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका के साथ जो 50% टैरिफ का मामला है, उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जी। उनको देश में उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अब उनका इमेज वहां से जो स्टेटसमैन साहब की स्टेटसमैन टाइप की इमेज बनाई गई थी 2014 में, वो अब इमेज जा चुकी है। तो इसमें सबसे बड़ा तो नुकसान ये है। और जैसा मैंने पहले शुरू में कहा कि चुनाव जीतने का और अगले 50 साल तक सत्ता में रहने का जो फॉर्मूला था वो बाहर आ गया है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जल्दी से जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास। बहुत कुछ हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत यहां एक बहुत गंभीर चर्चा, इसको भले हम जिस भी हिसाब से जिस भी मूड में कई बार हम लोग थोड़ा हंसी मजाक कर देते हैं जयशंकर जी, लेकिन इतनी गंभीर बात है यहां पे कि आप देखिए। और लगातार सही कह रहे थे अभी प्रशांत जी कि लोगों को, हमारे दर्शक कहते थे एक ही चर्चा, आप SIR कह रहे हैं, बार बार इस पे चर्चा कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे चर्चा कर रहे हैं। आप याद कीजिए जयशंकर जी, हम लोग कब से 2019 के चुनाव के बाद से कह रहे हैं कि मामला वोटर लिस्ट का है, EVM तक तो बाद जब आप पहुंचेंगे, लेकिन मामला वोटर लिस्ट का है। आप भी कई बार कहे इसी मंच से, इसी प्रोग्राम में, प्रशांत जी कह रहे थे, प्रफुल्ल जी जब से जुड़े हैं वो कह रहे हैं, अमलेंदु जी लगातार कह रहे हैं, तो हम लोग लगातार इस मसले पे चर्चा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये बातें सामने आ रही हैं। और जो काम जिस बात के लिए हम लोग लगातार कांग्रेस के लोगों को भी कहते थे कि कांग्रेस को यहां अलर्ट होना चाहिए, अब कांग्रेस भी अलर्ट हो गई है। चाहे वो हरियाणा चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव हो, उस समय भी हम लोगों ने कहा, रिजल्ट के बाद कहा। और इस चीज को देखिए, ये काम हमारा आपका नहीं है, ये काम नहीं हमारे दर्शकों का है, ये काम राजनीतिक दलों का जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका काम है कि वो चुनाव इतनी मेहनत से लड़ते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, रात दिन एक करते हैं, उसके बाद मालूम हो रहा है कि वोटर्स जाके उनको वोट तो दे रहा है या वोट ही नहीं दे पा रहा है। शकुन रानी 2-2 हो जाती हैं, आदित्य श्रीवास्तव 4-4 हो जाते हैं, गुरमीत सिंह टाइप के लोग कई हो जाते हैं, और तो और छोड़िए, खुद विजय कुमार सिन्हा 2-2 हो जाते हैं। और क्या कहा जाएगा। जयशंकर जी आपकी बात। की उम्र भी बदल जाती है, उम्र भी बदल जाती है, उम्र बदल, कहीं 57 कहीं 60 साल के हो जाते हैं। मतलब ये सब तो भाई सीधे सीधे चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। उनके जिस ढंग का उन्होंने फाइल किया है कहीं न कहीं से, तो उसके आधार पे तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन सही कह रहे हैं आप। देखिए, हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं लगातार कि सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनाव प्रकोष्ठ को बहुत ही मजबूत रखना होगा, और उसका काम वोटर लिस्ट बनने से लेकर के पोलिंग तक और फिर काउंटिंग तक, EVM की मशीन तक जब गिनती होती है कि वही वोट गिना जा रहा है कि नहीं, जिसको EVM की मशीन में दर्ज किया गया था पोलिंग स्टेशन पे, उसका पूरा संख्या होती है। तो ये सारी बातें करनी पड़ेंगी आपको। लेकिन हमारे पास कोई
डाटा नहीं होता था राजीव जी। हम लोग ये बातें कह रहे थे क्योंकि हमको मालूम था, हमने देखा है बहुत सारे चुनाव में और किस तरह से धांधली होती रही है, ये सब भी देखा रहा है। तो लेकिन राहुल गांधी ने जो एक बहुत हार्डवर्क किया, उनकी टीम ने, वो बधाई के पात्र हैं, जितना सघन कार्य करके उन्होंने निकाला, सारे डाटा निकाला। अब उसके बाद किसी को भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि कैसे 2024 का चुनाव जीता गया, कैसे 2019 का चुनाव जीता गया और कैसे 2024 और 25 का विधानसभा के जो चुनाव थे वो जीते गए। अब इसमें किसी को संदेह रह ही नहीं गया, जनता के दिमाग में एकदम ये बात घुस गई है, बैठ गई है। और जिस तरह से भाजपा के लोग प्रवक्ता बन के आ रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो हम लोग जो कहते थे बार बार कि चुनाव आयोग जो है सिर्फ भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, तो तभी तो उनकी पार्टी के जो आईटी सेल के लोग हों या फिर उनके प्रवक्ता हों वो चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। भाई ये काम तो उनका था, करना देना चाहिए था। लेकिन मुझे थोड़ी डर लग रही है राजीव जी कि आने वाले दिन वाकई खतरनाक हो सकते हैं। जो घटनाएं जिस ढंग से जिस दिशा में जा रही हैं, आप सोचिए कि उपराष्ट्रपति रहा हुआ आदमी जगदीप धनखड़ आज कहाँ है, ये किसी को पता ही नहीं है जी। फोन नंबर उठ नहीं रहा, बात नहीं हो रही है। कपिल सिब्बल जैसे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई हैं कहाँ, उनका कुशल क्षेम, बीमार हैं कि नहीं बीमार हैं, कहाँ है, कहाँ इलाज हो रहा है। वो उपराष्ट्रपति भवन तो खाली करा दिया गया, तो कहाँ भेजा गया, हालत है उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम है कि नहीं है, वो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और दूसरा मुझे डरा रही है खबर जो अभी आपके नीचे ही चल रही थी कि जो सेनाध्यक्ष ने कहा है कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है। क्यों हो सकता है, कब हो सकता है? क्या ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग पे जो धांधली के जो आरोप लग रहे हैं, इसको ढकने के लिए फिर कोई नई चाल हो रही वाली है क्या? नहीं, मेरा एक सवाल है इसमें, मेरा सवाल भी आपके सवाल के साथ ही जोड़ रहा हूं। मेरा सवाल यह है, अगर अगला युद्ध जल्दी हो सकता है आप कह रहे हैं, तो उस समय आपने रोका क्यों? उस समय तो आप विन विन सिचुएशन में थे, आपने 6 विमान गिरा दिए थे, आप ही कह रहे हैं। हाँ, नहीं वो भी 3 महीने बाद कर रहे हैं, 3 महीने पहले पता नहीं था हमारे। संसद में आपने नहीं कहा, संसद में आपने कुछ नहीं कहा, संसद में भी नहीं बताया, या उसके पहले भी जो सेनाध्यक्ष लोग आते थे, हमारे उप सेनाध्यक्ष ने भी तो कोई बयान दिया था ना कि भाई नुकसान तो होता है, लेकिन अब उसके लिए उसको काउंट करना छोड़िए। शुरू में हमको जरूर कुछ नुकसान हुए थे, लेकिन बाद में हम समझ गए वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का ये था। तो वो सब चीजें हैं। आप आखिर में क्यों आज की तारीख में युद्ध क्यों होना होगा? या तो यह है कि ये सब जो चल रहा है, जन आंदोलन की तैयारियां हो रही हैं, उससे निपटने के लिए या उसको दबाने के लिए जो होती है ना न्यूज मैनेजमेंट, तो यही होता है कि एक खबर को दबाने के लिए दूसरी एक बड़ी खबर पैदा की जाती है। तो कहीं ऐसा तो कुछ कुचक्र नहीं चल रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं युद्ध के बहाने एक आप इमरजेंसी लगा करके बाह्य आपातकाल लगाने की बात सोच करके आप कुछ करना चाहते हैं इस देश में? कहीं इस तरह की कोई साजिश तो नहीं चल रही है? क्योंकि संसद में भी पूरी तरह से घिर चुकी है सरकार, जनता के बीच में पूरी तरह से नग्न हो चुकी है सरकार, नंगी हो चुकी है सरकार। चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपाती साबित हो चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय रह नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो ढुलमुल रवैया है, वो सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर ही अपनी जो हैसियत है उसकी, अपनी जो अस्मिता है या उसकी अपनी जो स्वायत्ता है, जैसे हमने कहा था, उसको प्रफुल्ल ने भी कहा था कि साहब संविधान निर्माताओं को मालूम था कि ऐसा कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है कभी भविष्य में, तो इसलिए उन्होंने चेक एंड बैलेंस बना करके रखा कि कोई भी संवैधानिक संस्था अगर अतिक्रमण करती है अपने अधिकारों का या कुछ गलत फैसले करती है, तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार दूसरे को होना चाहिए। भाई हमने तो यहां तक बताया ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग है, महाभियोग का दरवाजा खुला हुआ है। कई रामास्वामी थे जज थे वहां के, या इस तरह के और भी कई से मामले हैं, या अभी महाभियोग का मामला जस्टिस वर्मा के खिलाफ बात चली रही है, तो वो सब हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव आयोग मनमाने ढंग से काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होगा कि वो उस पर लगाम लगाए, उस पर अंकुश लगाए। और उस मुश्किल हमारे यहाँ क्या है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट नाम की जो संस्था है, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ मैं अपने न्यायमूर्तियों के बारे में, वो लोग भाषण बहुत अच्छा देते हैं, या कभी किसी केस की सुनवाई के दौरान टिप्पणियां बहुत अच्छी अच्छी करते हैं जी। उससे लगता है कि साहब जुडिशरी बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है और लोकतंत्र बहुत मजबूत हो रहा है। लेकिन जब फैसले होते हैं उसका सीधा
कुछ और दिखता है, उसमें उनकी टिप्पणियां, उनके भाषण वो सब गौण हो जाते हैं। तो ये भी थोड़ा चिंतनीय तो जरूर है। हो सकता है कोई दबाव पड़ रहा होगा। हमारे पास जस्टिस लोया का उदाहरण भी है, या जस्टिस रंजन गोगोई का भी उदाहरण है। अरुण जेटली जी बहुत पहले जब थे उस समय कहते थे वो कि कोई भी लुटियन जोन को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। कोई भी, चाहे वो न्यायमूर्ति हो, चाहे कोई भी हो, सांसद भी हो, तो चाहता है कि एन केन प्रकरण कहीं ना कहीं से बने रहे। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम न्यायमूर्तियों की कोशिश यही रहती है कि उनको लुटियन जोन छोड़ के जाना ना पड़े, और जब सेवानिवृत्ति होती है तो उसके बाद कोई ना कोई ऐसा असाइनमेंट मिल जाए। अब देखिए ना, हमारे चंद्रचूड़ साहब जो थे, धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ जी, मकान तो कैसे कैसे उन्होंने खाली किया 7-8 महीने बाद, लेकिन उनको बड़ा मकान मिल गया, 5,000 रुपए के भाड़े में मिल गया। क्या किसी और को मिल सकता है क्या इस तरह का कोई? तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं कि भाई आपके फैसलों में कुछ न कुछ तो गड़बड़ था। आप ईश्वर के दिशा निर्देश पे तो फैसला देते थे। आप प्रधानमंत्री को अपने घर पे बुला के गणपति के पूजा का भी कराते थे। तो ये सब चीजें मतलब जनता देखती है, जनता अंधी नहीं है। न्यायपालिका अंधी हो सकती है, चुनाव आयोग अंधा हो सकता है, लेकिन जनता अपनी निगाहें, अपने दिल दिमाग को खोल करके सुनता है, विचार करता है। और वो नहीं चाहता हूं मैं भी, जैसे अभी प्रशांत भी कर रहे थे, हम नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी सिनेरियो बन जाए, क्योंकि वो बहुत अलग ढंग का मामला बन गया था। लेकिन जिस ढंग से बिहार की जनता उबाल खा रही है, जिस ढंग से देश के अंदर ये बन गया है कि साहब ये चुनाव फर्जीवाड़े से ही जीत रहे हैं लोग, जितना किसी और को चाहिए था, मुख्यमंत्री किसी को हरियाणा में और होना चाहिए था, महाराष्ट्र में किसी और को होना चाहिए था। बस एक चीज और है, जैसे शरद पवार ने बयान दिया है, या शिवसेना के लोगों ने बयान दिया है, ममता बनर्जी ने दिया है, केजरीवाल ने भी दिया है। भाई दिल्ली में भी तो हुआ था ना, प्रवेश वर्मा के घर में कितने वोटर्स मिल गए थे। और अभी भी आप देखिए, अभी भी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो, लेकिन रह रहे हैं विंसर प्लेस के उस मकान में जो लोकसभा के सदस्यों के नाम आवंटित होते हैं। वो किस हैसियत से रह रहा है? CPWD उनका सारा खर्च वहन कर रहा है। सब कुछ जो भी वो मांग रहे हैं वो सारी चीजें उनको मुहैया कराई जा रही हैं। किस हैसियत से मंगाई जा रही हैं, ये भी एक बात है। लेकिन इन सब चीजों पर भी थोड़ा कांग्रेस के अंदर भी लोगों को आगे निकलना पड़ेगा। विपक्ष के लोग तो आ रहे हैं, राहुल गांधी की जो राह है उस राह पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो उनके हर प्रदेश इकाइयां हैं वहां से भी शुरू होना चाहिए इस लेवल पे कि पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ चुनाव आयोग की करतूतों के खिलाफ लामबंद है। ये दिखना चाहिए, सड़कों पर भी, संसद में तो दिख रहा है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। कल कांग्रेस की तमाम इकाइयां जो हैं पूरे देश भर की, उनके साथ मीटिंग है यहाँ दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो इसके बाद हम लोग शायद बहुत एक्टिव मोड में देखेंगे कांग्रेस को। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा प्रफुल्ल जी आपसे कि क्या आप इससे आगे अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जहाँ चुनाव आयोग अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर अब नकेल कसते हुए हम देखेंगे क्या? ऐसा लगता है चुनाव आयोग पे थोड़ी जो होनी चाहिए मजबूती से कसना, वो कसावट दिखाई देता है आपको? सर, अभी न्याय की गुणवत्ता की बात जयशंकर सर ने उठाई। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय की गुणवत्ता राजनीतिक गुणवत्ता से बिल्कुल स्वतंत्र तो नहीं हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक गुणवत्ता ही अंततः हमारी सारी गुणवत्ताओं को परिभाषित और प्रभावित करती है। इसीलिए भी लोकतंत्र महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र का स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है। ये क्या विडंबना है कि सदियों से सत्यमेव जयते का गान करने वाले देश को आज जो है सो झूठ के सहारे अपनी छवि बचानी पड़ रही है जी। हर बात पर झूठ। और दूसरी बात मैं सर ये कहना चाहता हूं कि देखिए, संवैधानिक संस्थाएं चाहे कोई भी हो, उसकी स्वायत्तता का प्रश्न महत्वपूर्ण तो है। मैं नहीं जानता कि स्वायत्तता और स्वतंत्रता में कोई टकराव हो सकता है कि नहीं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता किसी भी तर्क के आधार पर नागरिक स्वतंत्रता को अवहेलित और अपमानित नहीं कर सकती। दूसरी बात, मैं अंतिम बात यह कह रहा हूं कि ये चुनाव आयोग ने जो कहा है देखते ही कि हमारे अधिकारी ने नहीं किया है, उसका कारण है, हो सकता है, जो कि हालांकि वो कोई रूल ही नहीं है, एक निर्देश होता है। जो मतदान करते हैं
तो महिलाओं के जो वोटर लिस्ट में जो नाम होता है उसमें गोल किया जाता है, और जो पुरुषों के नाम होते हैं उसमें क्रॉस लाइन किया जाता है। तो उन्होंने दोनों में टिक देखा होगा, तो उनको लगा होगा कि ये चुनाव अधिकारियों ने नहीं किया है। ये बिल्कुल कोई वो नियम नहीं है, एक सामान्य निर्देश है, और जिसका पालन किया जाता है गणना के लिए, और जिसको कभी कोई नहीं देखता है कि इसको पालन ठीक ढंग से किया गया है कि नहीं। यह जांच की चीज है, जांच करने पर ही पता चलेगा। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जांच की चीज। और सबसे बड़ी चीज कि यहां एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ देश की जनता, पॉलिटिकल पार्टियां, और उन सबके बीच वहां सुप्रीम कोर्ट में भी निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं। राहुल गांधी का एक मामला, छोटा सा मामला, जहां लोअर कोर्ट में उनको वहां स्टे नहीं मिला, वो कहें तो उनके खिलाफ वो केस चला गया था। सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को न सिर्फ पहली बात कि उन्हें उस केस को सुनवाई की अर्जी उनकी मंजूर होती है, उसके बाद उस पर स्टे मिल जाता है। ये सारी बातें न बताकर वो बातें बताई जाती हैं जिसमें जज साहब कहते हैं कि राहुल गांधी को ऐसे काम नहीं करना चाहिए, और राहुल गांधी को ट्रू इंडियन को क्या करना चाहिए, यानी सच्चे भारतीय को क्या करना चाहिए, इसका पाठ पढ़ाते हैं। दिन भर इसकी चर्चा होती है। तो ये भी वही सुप्रीम कोर्ट है। दूसरी तरफ एसआईआर के मामले पे आप देख लीजिए, चाहे ईवीएम के मामले पे, चुनाव आयोग कई मामलों पे वहां घिरा हुआ है। चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो बहुत सारे मामले हैं, लेकिन इन मामलों में आगे होने क्या जा रहा है? जुडिशरी दबाव में है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। दबाव में है, और बहुत जबरदस्त दबाव में, प्रेशर में है। और इन सब के बीच लेकिन एक सबसे बड़ा प्रेशर जो क्रिएट होने जा रहा है वो देश की जनता का है, और वो भी सत्तारूढ़ दल के ऊपर। क्या यहां से सत्ता परिवर्तन की तरफ देश जाएगा? सवाल छोटा नहीं है, सवाल बड़ा है। आप सोचिएगा जरा। सीधे आपको ले चलेंगे उधर जहां अभिषेक मनु सिंह भी बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब देंगे। कहां हैं धनखड़ साहब, देश के उपराष्ट्रपति? गायब हो गए अचानक। यह अपने आप में एक विडंबना है